ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। नमस्कार। कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपके फोन कॉल का इंतजार करते हुए हम आरंभ कर रहे हैं आज का ये कार्यक्रम और उम्मीद कर रहे हैं आपकी बहुत सी जिज्ञासाएं, बहुत से प्रश्न जो हैं जिनका हल अभी तक आपको नहीं मिला है, हमारे इतने कार्यक्रम के बावजूद उनको खोजने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ होंगे डॉक्टर वार्ष्णेय और जो आपके सवालों का जवाब देंगे। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 2342-1764 पर। फोन नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए, 2342-1764 पर फोन करके आप अपनी जिज्ञासाएं, आपके प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, कोरोना उससे संबंधित और या फिर कोई किसी खास बीमारी जो आपको हो रखी है, कोरोना की वजह से हुई है, कोरोना के बाद हुई है या ड्यूरिंग कोरोना हुई है और उसका इलाज अब आपको नहीं मिल पा रहा है, आप ठीक नहीं हो रही हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं। उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वार्ष्णेय हैं। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, कोरोना का जो प्रकोप है वो अब लगभग कम होता सा नजर आ रहा है, लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों में फिर एक चर्चा का विषय आ गया था कि एक IIT कानपुर के कुछ वैज्ञानिकों ने, कुछ प्रोफेसर्स ने, कुछ स्टूडेंट्स से मिलकर एक नया मॉडल तैयार किया और उन्होंने कहा कि अब हम एक चौथी लहर का भी सामना कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर साहब हम यहीं से करेंगे। डॉक्टर वार्ष्णेय, चौथी लहर अगर आएगी तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? क्योंकि हमने देखा जब पहली लहर आई थी तो कोरोना था, डेल्टा था, वेरिएंट था, फिर अल्फा, डेल्टा और फिर उसके बाद ओमिक्रॉन। क्या अब वैज्ञानिक, हम देश के नहीं विश्व के वैज्ञानिकों की बात करते हैं, क्या अब वो इसके किसी और नई वेरिएंट की खोज से या नई वेरिएंट के आने से डरे हुए हैं और कह रहे हैं कि इसकी एक और वेव का सामना हम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि पीछे जो IIT कानपुर के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने मैथमेटिकल और स्टैटिकल मॉडल पर ये देखा कि एक चौथी वेव जो है वो 22 जून से 4 महीने के लिए आ सकती है जी। और इसके कारण ये होते हैं, देखिए कई चीजों पर डिपेंड करता है। एक तो जो वायरस है वो हमेशा अपना स्वरूप बदलता रहता है। RNA वायरस, उसमें जेनेटिक स्ट्रक्चर होता रहता है और वो जेनेटिक स्ट्रक्चर हमारी इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी या वैक्सीन से होने वाली इम्यूनिटी को कितना डॉज कर जाता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। दूसरे, देखिए पूरे वर्ल्ड की जब हम बात करें तो ये देखा गया है कि अगर पूरे वर्ल्ड में 70% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो जाए तो जाके जो है वो वायरस की रोकथाम रुकती है, वायरस की रोकती है। पर अभी वो चीज पूरे संसार में नहीं हुआ। जो डेवलप्ड कंट्री है या जो बहुत से, हमारा देश भी जैसे काफी अच्छा वैक्सीनेशन हो गया, लेकिन काफी जो है अफ्रीकन कंट्री या और जो पुअर कंट्री है वहां पे वैक्सीनेशन अभी भी नहीं हो पाया क्योंकि वैक्सीन की उपलब्धता कम है। तो इस तरीके से जो वायरस, चूंकि आजकल ग्लोबल विलेज हो गया एक तरीके से पूरी दुनिया, क्योंकि बहुत तेजी से मूवमेंट होते हैं और सब जगह हवाई यात्राएं होती हैं, तो उससे वायरस अगर एक जगह भी स्वरूप बदलता है तो बहुत जल्दी ही वो पूरे विश्व में फैल जाता है। तो ये चिंता जो है साइंटिस्ट को बनी रहती है और ये उसी के स्टैटिस्टिकल मॉडल पे बेस किया गया है। बचाने का देखिए हमने कहा वही तरीका है। एक तो ये होता है कि जितना जल्दी और जितना व्यापक इम्यूनाइजेशन हो जाए वो अच्छी चीज। लगातार देखिए इम्यूनाइजेशन बढ़ता चला रहा है अपने देश में और जो एडल्ट पॉपुलेशन है, ज्यादातर ऐसा सुना है कि भाई 90%, 95% से ज्यादा में एक वैक्सीन की डोज लग चुकी है और काफी में 2 वैक्सीनेशन भी लग गए और जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं उनको प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज भी जो है उसका प्रोग्राम भी अच्छा चल रहा है। इधर बच्चों में भी जो है 15 से 18 साल में एक अच्छा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल हुआ है और लगभग 50% बच्चे कवर हो गए हैं। और आगे अभी भारत सरकार ने पीछे अनाउंस किया था कि 12 से 15 के साल के बच्चों के लिए भी बहुत जल्दी वैक्सीनेशन शुरू होगा। तो ये सब चीजें लगातार चलती रही, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि जब तक ये वायरस हमारे बीच में है और नहीं जा रहा
तब तक हमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को नहीं छोड़ना। और वायरस से बचाव का अभी भी मैं कहता हूँ सबसे अच्छा तरीका अभी भी मास्क ही है, वही हमारा संपूर्ण बचाव कर सकता है। क्योंकि जो दरवाजा है हमारा, चोर अगर है तो उसका चोर वो दरवाजे से ही होता है, और ये दरवाजे हैं हमारे नाक और मुंह। और अगर हम अपने नाक और मुंह को अच्छी तरीके से रखते हैं, अपने दरवाजे पे ताला लगा लेते हैं, तो चोर नहीं घुस पाएगा। तो लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी, क्योंकि जब केसेज कम हो जाते हैं तो एक सिलेक्टनेस आ जाती है, और एक लंबे समय से चूंकि हम बीमारी से जूझ रहे हैं तो एक मानसिक जैसे थकावट वाली चीज आ जाती है कि भाई ये बहुत हो गया। तो जैसे ही मौका मिलता है, लोग सारे जो है वो जो अपनी जागरूकता के तरीके होते हैं या बचाव के तरीके, सभी को एक साथ छोड़ देते हैं। वो फिर से भीड़ इकट्ठी करने लगते हैं, फिर से जो है वो मास्क बिल्कुल छोड़ देते हैं, हाथों की सफाई छोड़ देते हैं। दूरी तो खैर जब इस तरीके से भीड़ होगी तो पॉसिबल ही नहीं होगा, और फिर डेफिनेटली चौथी लहर या और भी आगे लहरें आ सकती, क्योंकि वायरस का जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है वो रेगुलर चेंज होता रहता है। जी, सावधानी नहीं छोड़नी है, बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्वरूप जो है एक और भी कहीं छुप कर बैठा है, ऐसा हो सकता है। सलाह मानते रहना है डॉक्टर्स की, और जागरूक रहना है, और आकाशवाणी को सुनते रहना है। वक्त वक्त पर हम आपको बताते रहेंगे किस तरह से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। बहरहाल अब हम महाराष्ट्र के ठाणे चलते हैं। हमारे पहले श्रोता गुरुनाथ जी हमसे जुड़ चुके हैं। गुरुनाथ जी, स्वागत है आपका। जी सर, नमस्कार। नमस्कार गुरुनाथ जी, क्या जानना चाहते हैं? सर मेरा ये जो क्वेश्चन सर, ये जो अभी ये जो दोनों देशों के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है जी, वो दोनों देश में तो मतलब उसका असर तो सारी दुनिया में तो होता ही है कुछ ना कुछ। तो ये अपनी जो कोरोना बीमारी भी तो वैश्विक है जी। तो सर जब अभी तो कंट्रोल में, चलो अपने देश में और भी जगह कंट्रोल में, सर ये चौथी वेव, चौथी लहर या कोई खतरनाक वेरिएंट आता है तो अभी दुनिया का मतलब इसको रोकने में और खत्म करने का जो एक विजन था, इस पे क्या असर पड़ेगा? मतलब इसमें जो जंग चल रही है उसमें और देश इन्वॉल्व हो जाता है और ये वर्ल्ड वॉर में अगर कन्वर्ट हो जाता है तो। जी डॉक्टर साहब, एक डर भी ये भी बना हुआ है कि एक वैश्विक बीमारी है कोरोना, लेकिन इस बीच जो हालात नजर आ रहे हैं उस बीच अगर कोरोना का प्रकोप और बढ़ जाता है तो ये भयावह हो सकता है। ऐसे में वही बेसिक चीजें हैं जो भी आपने बताई हैं कि हमें सावधानी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, कि चाहे कितना भी कोरोना वर्स्ट क्यों ना हो जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, जो जागरूक व्यक्ति हैं हमारे समाज में, चाहे वो कोई भी हो जी, हमारे सामान्य नागरिक हैं या फिर जो है हमारे हेल्थ केयर वर्कर हैं या फिर सरकार हैं जी, सभी की चिंता लगातार बनी रहती है। और पूरा, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आजकल पूरा विश्व जो है एक ग्लोबल विलेज की तरीके से काम करता है। जी जी, बिल्कुल। कोई भी चीज ये जो एक जगह हो, हाँ, वो सारे संसार को अफेक्ट करने की क्षमता रखती है। बिल्कुल, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो अच्छी चीजें हो या कोई भी इन्फेक्शन हो, वो फैलने के डर रहते हैं। तो ये डर इनका स्वाभाविक है, लेकिन जितना देखिए संभव हो सकता है, हर एक व्यक्ति अगर अपने लेवल पे जो भी कर सकता है वो उससे बचाव के लिए करे। तो अपने लेवल पे तो मैं हर एक को यही कहूंगा कि भाई वो अपना एक तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर न छोड़ें, और अगर वो वैक्सीनेशन के लिए उपयुक्त पास रहे तो जो भी वैक्सीनेशन है उसके पूरा वैक्सीनेशन अपना कराएं, तो ये ही हमारे को बचाव कर सकता है। जी, उत्तर प्रदेश के लोनी से मोहम्मद यामीन हमसे जुड़ चुके हैं। यामीन जी, स्वागत है। आज क्या प्रश्न है आपका? सर नमस्कार जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतना टाइम देने के लिए। सबसे ज्यादा टाइम देते हैं हमारे डॉक्टर साहब। जी जी, धन्यवाद। हाँ जी सर, मैं जानना चाह रहा था, जैसे जो लोगों को कोविड हो गया था वो ठीक भी हो गए हैं, लेकिन उनको चलने में सांस फूलती है और रात को नींद ना आने की शिकायत चल रही है, क्या कारण? जी डॉक्टर, ऐसे बहुत सी बीमारियां हैं या बहुत सी ऐसी व्याधियां हैं जो कोरोना के बाद शुरू हो चुकी है, और मोहम्मद यामीन हमारे बहुत जागरूक श्रोता हैं और बहुत ही व्यावहारिक सवाल उन्होंने पूछा है, नींद नहीं आती है लोगों को। जी यामीन साहब का देखिए बिल्कुल बहुत ही वाजिब सवाल है, और इसके कारण सबसे बड़ा है कि जो अगर दुर्भाग्य से ज्यादा सीरियस हुए हैं कोरोना के दौरान, या तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ी, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, या फिर वो आईसीयू से बच के आ गए, तो वो डेफिनेटली इतनी भयावह स्थिति से निकले हैं कि वो एक मानसिक डर
और तनाव उनमें हमेशा बना रहता है कि शायद मेरे में अभी भी परेशानी चल रही। इसके अलावा चूंकि ये वायरस रेस्पिरेटरी वायरस है और जब वो ऐसे व्यक्ति जिनको ऑक्सीजन, तो उनके चूंकि लंग्स प्रभावित हो जाते हैं और ये हमने देखा कि लंग्स की जो इलास्टिक सेल्स हैं वो खराब हो जाते हैं और फाइब्रोसिस हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों में सांस लेने में हमेशा परेशानी बनी रहती है। तो एक तो तनाव दूर करने के लिए ये है कि अपने मन से निकालने की कोशिश करें कि भाई जो बुरा समय है वो बीत गया। और जो इसमें मित्र हैं और रिश्तेदार हैं या जो हमारे अड़ोसी, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। वो उनको हमेशा एक उत्साह में रखें कि भाई अब ये जो समय निकल गया, अब आप स्वस्थ हैं काफी हद तक, तो ये बचाव करेगा। इसके अलावा देखिए जो सांस की अगर तकलीफ है तो उसमें पहले तो अपने जो भी डॉक्टर्स हैं एक बार उनसे चेकअप करा लें कि भाई कितना डैमेज हुआ है। फिर जो रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज वो धीरे धीरे अपनी व्यायाम करें, प्राणायाम करें। कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज करने से हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। अगर जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर बहुत सी दवाइयां भी देते हैं जो कि फाइब्रोसिस को कुछ हद तक जो है वो दूर करने में हमें मदद करती है। इसके अलावा अगर और भी कोई हमारे अंग प्रभावित हो गए और उनका कोई उपचार हो सकता है तो वो डॉक्टर जरूर करेंगे। और मानसिक तनाव से दूर रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो प्राणायाम करें, योगा करें, रेगुलर हल्की एक्सरसाइज करें, अच्छा जो है प्रोटीन युक्त भोजन और ऐसा भोजन जिसमें कि हमारे विटामिन और मिनरल हो, जैसे दूध, दही, फल, हरी सब्जियां और खासतौर से सिट्रस फ्रूट जिसमें कि संतरा है, मौसमी है, नींबू है, आंवला है, अमरूद है, ऐसी चीजों का सेवन करें। दालें वगैरह का सेवन करें, सोयाबीन का सेवन करें। अगर जो हमारे मांसाहारी लाइक करते हैं वो अच्छी तरीके से पका हुआ मांसाहार भी कर सकते। तो हमें तीनों फ्रंट पे काम करना है। एक तो मानसिक तनाव दूर करने के लिए हमें अपने मन से डर को हटाना है, दूसरे अच्छा भोजन करना है, तीसरा हल्का व्यायाम करना है और अगर योगा वगैरह भी करें वो करें। तो ये सब चीजों से करने से हम बच सकते हैं। हाँ, अगर किसी को पहले कोई बीमारियां हैं, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की, तो वो जरूर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें और उनसे मिलके अपना इलाज करा के अपनी दवाइयों की मात्रा को निश्चित करवा लें, क्योंकि वो बहुत आवश्यक है। जी, तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं ले रहा है और अगर आप पहले कोरोना से पीड़ित हो चुके हैं, कोमॉर्बिडिटी है जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है, डॉक्टर से अपनी सलाह लीजिए, अपनी दवाइयों की मात्रा को जो है वो कम कीजिए या ज्यादा कीजिए जैसे आपके डॉक्टर साहब कहते हैं। और हमें उम्मीद है कि आप इन सब व्याधियों से, जिसे हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कह रहे हैं, उससे आप आसानी से बाहर आ जाएंगे। बढ़ौत का रुख करते हैं। महेश शर्मा काफी देर से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार महेश जी। मैं डॉक्टर साहब को नमस्कार बोलता हूँ जी। जी नमस्कार। और आपका प्रोग्राम हमेशा ज्ञानवर्धक होता है जी, शुक्रिया। पूरी जानकारी मिलती है जी। जी, आज क्या जानकारी चाहते हैं आप? आज जानकारी चाहता हूँ जी, छोटे बच्चों के सबके स्कूल खुल चुके हैं, उनको वैक्सीन कब तक मिलेगी और हमें क्या क्या सावधानियां रखनी होंगी इसके साथ साथ। डॉक्टर साहब, आज आपके माध्यम से हम ये विशेष रूप से जानना चाहेंगे क्योंकि अब स्कूल पूरी तरह से खुल रहे हैं। 1 अप्रैल से सभी कक्षाएं खुल जाएंगी। छोटे बच्चों को किस तरह से और क्या सावधानियां हम पेरेंट्स उनको बताएं और स्कूल में हमें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और हमें किस तरह का स्वास्थ्य देखभाल अपनी रखनी होगी ताकि हम कोरोना को ना आगे फैलने दें? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है क्योंकि पिछले लगभग 2 साल से बच्चे स्कूल नहीं जा पाए। तो एक तो उनका मानसिक और शारीरिक जो है विकास और उनकी एजुकेशन भी प्रभावित हो रही थी। तो इसमें जो हमारे स्कूल हैं उनके, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटर हो, चाहे टीचर्स हो या घर पे पेरेंट्स हो, वो सभी चिंतित थे। लेकिन दूसरी तरफ हम बीमारी से भी डरे हुए थे। अब जैसे जैसे बीमारी का प्रकोप कम होता जा रहा है, इधर 15 से 18 साल का वैक्सीनेशन काफी तेजी से चल रहा है और ये एक बड़ा ग्रुप होता है जो आगे जाते हैं क्योंकि ये बड़ी क्लासेज में है, 10 से 12 क्लास में है, इनको बाहर एग्जाम के लिए जाना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जाना है। तो इनका वैक्सीनेशन हो जाने से ये बाहर आए। और अच्छी बात ये रही कि जब से ये लोग बाहर आए और स्कूल अटेंड किया है, हम लोगों ने ये नहीं देखा कि इन्फेक्शन इनमें ज्यादा बढ़ा है। तो ये एक अच्छी चीज है कि चाहे समाज में इन्फेक्शन कम हो गया या इनका भी वैक्सीनेशन हुआ, उससे उनका अभी बचाव हो रहा है।
धीरे धीरे करके सरकार जो है इससे नीचे वाली श्रेणी है 12 से 15 की श्रेणी, उसको भी वैक्सीनेशन में लाने वाली। और उसके बाद देखिए रिसर्च लगातार चल रही है। हालांकि जो पहले कोवैक्सीन थी जो अभी बच्चों को दी जा रही है, वो 2 से लेकर 18 सारे बच्चों में ही उसका जो है साइंटिफिक स्टडी हुई थी और वो काफी प्रभावी भी पाई गई थी और सुरक्षित भी पाई गई। लेकिन अभी और डाटा इकट्ठे हो रहे हैं और धीरे धीरे करके हो सकता है 2 साल से ऊपर के जितने बच्चे हैं उनका इम्यूनाइजेशन हो सके। उससे जब तक पूरा इम्यूनाइजेशन न होता है तब तक हम बच्चों को यही सिखाएं कि वो स्कूल में जाते हैं तो मास्क का उपयोग करें। अगर वो एक जगह बैठते हैं तो बच्चों को, जो वहां पे टीचर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका ये जिम्मेदारी है कि बच्चे दूरी बना के रखें, आपस में जैसे खेलने के वक्त में या भोजन के वक्त में ना मिलें, सिर्फ पढ़ाई वहां पे करें। और पॉसिबल है तो वो ट्रांसपोर्ट अगर इंडिविजुअल अफोर्ड कर सकते हैं तो वो एक अच्छी बात होगी। और घर पे आके नेचुरली बच्चे अपने पौष्टिक आहार लें। तो यही सब तरीके हैं जिससे अपने आगे स्कूल में भी अपने हाथों की सफाई रखें। और अगर वहां पे साबुन या पानी नहीं है तो जो हैंड बेस्ड सैनिटाइजर होते हैं अल्कोहल, वो भी बच्चे अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब करने से इन चीजों से बच सकते हैं। जी, कुछ सावधानियां डॉक्टर वार्ष्णेय ने बताई हैं और हमें उम्मीद है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जब स्कूल खुलेंगे भविष्य में 1 तारीख से, तब आप इन तमाम सावधानियों को बरतेंगे और उम्मीद भी और आशा भी यही है कि घर में आप कोरोना वापस अपने नहीं लेकर आएंगे। पटियाला चलते हैं, पंजाब। वहां से कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर अपनी प्रश्न, अपनी जिज्ञासा के साथ। कुलदीप जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, ये जानना चाहता हूँ कि कोवैक्सीन 28 दिन बाद दूसरा लगता है जी। अगर 3-3.5 महीने गुजर जाए फिर तो दोबारा पहला टीका लगेगा ना जी? कितने दिन गुजर जाए? 3.5 महीने समझ लो गुजर गए। 3.5 महीने अगर गुजर जाए, दूसरा टीका लगवा नहीं सका तो अब तो दोबारा पहला लगेगा ना? जी डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा इनको कंफ्यूजन है। कोवैक्सीन इन्होंने लगवाई है, 28 दिन बाद दूसरी डोज लगती है कोवैक्सीन की 1 महीने बाद, लेकिन इनको 3 महीने हो चुके हैं। अब ज्यादा हो गए हैं। अब इनको दूसरी डोज लगेगी या फिर से इन्हें कोई पहली डोज या इस तरह से कुछ करना होगा? देखिए, इनकी सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है जी। और ज्यादातर कोवैक्सीन का जो है वो 4 से लेकर 6 हफ्ते के बीच में दूसरी डोज लगती है। लेकिन चूंकि अब वो डोज छूट गई है तो इनको वो दूसरी डोज ही लगेगी, पहली डोज फिर से नहीं लगेगी जी। और ये जितनी जल्दी हो सकता है अपनी दूसरी डोज लगवा लें जी। क्योंकि कई बार इम्यूनिटी हमने देखी कि फर्स्ट डोज के बाद भी इम्यूनिटी बनी रहती है लंबे समय तक। और बूस्टर डोज देखिए शेड्यूल होते हैं वैसे जी, जैसे कोवैक्सीन का 4 से 6 है और जो दूसरी कोविशील्ड लग रही थी वो हमारा 3 महीने तक लग सकती थी। तो अभी लेकिन इसमें ये नहीं है कि अब वो डोज में इतना गैप हो गया तो इन्हें पहली डोज फिर से लगेगी, अभी फिर से ये सेकंड डोज ही लगेगी। जी। डॉक्टर वार्ष्णेय, यहाँ पे इनको ये समझाने की भी शायद आपको जरूरत आन पड़ती है कि पहली और दूसरी डोजेज जो होती है उनमें सिर्फ मात्रा का फर्क होता है, उसके अंदर जो दवाई होती है वो वही रहती है। हाँ, देखिए जो भी वैक्सीन आपने लगवाई है, चाहे वो एक तरीके की कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो या और भी वैक्सीन हो, तो वही वैक्सीन दोबारा लगेंगे। और उसमें जो देखिए होता क्या है, जब हम पहली डोज देते हैं तो हमारी शरीर की जो इम्यून सेल होती है, जो बी सेल और टी सेल होती हैं, वो एक तरीके से सेंसिटाइज हो जाती है जी। और जब हम सेकंड डोज देते हैं तो वो ज्यादा मात्रा में एंटीबॉडी बनाने लगते हैं या जो टी सेल होती हैं वो सेलुलर इम्यूनिटी बनाती हैं। तो वो उसका और जो बूस्टर डोज होता है वो क्या, ये देखा गया है कि काफी जगह 6 से लेकर 9 महीने तक जो हमारी एंटीबॉडी का लेवल है वो कम होने शुरू होता है, तो वो बूस्टर डोज देने से वो लेवल बढ़ जाता है जी। तो दवा वही होती है, मात्रा भी वही होती है और ये जो प्रोटोकॉल होते हैं वो हर वैक्सीन के लिए अलग होते हैं। जैसे मैं उदाहरण दूं कि इन्फ्लुएंजा एक वैक्सीन है, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का हर साल ही बैच नया आता है और वो नवंबर दिसंबर में नया बैच आता है और हर साल ही हम उसका बूस्टर देते हैं। तो हर वैक्सीन का एक अलग तरीका होता है, उस पर लगातार जो है साइंटिफिक स्टडी चलती रहती और उसके हिसाब से उसकी डोज और समय डिसाइड होता है जी।
तो अब आपको ये चिंता नहीं करनी है, पहली और डोज आपको जाना है। आपका अगर वक्त इस समय सेकंड डोज का है तो आप जाइए, आपका कार्ड देखा जाएगा जिसे वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो आपको पहले डोज के बाद मिला होगा, उसके बाद आपको दूसरी डोज लगा दी जाएगी जिस भी वैक्सीन की आपने पहली डोज ली है। और अगर आपको उतना समय गुजर चुका है और आपको दूसरी डोज के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो दूसरी डोज भी आपको लगेगी ही लगेगी। गाजियाबाद चलते हैं, सुभाष जी के साथ जुड़ते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या जिज्ञासा है, उनका क्या प्रश्न है। सुभाष जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये कोरोना जो बार बार जो रूप बदल रहा है, ये इस तरह ये कब तक चलेगा और इसका समय कब होगा खत्म होने में? जी डॉक्टर वाशनी। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी आपकी जिज्ञासा है, परंतु इस सवाल का जवाब किसी भी साइंटिस्ट के पास नहीं। और जैसे मैंने पहले भी शुरू में कहा था कि ये आरएनए वायरस है और ये भी नेचर में सरवाइव करने के लिए अपने जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करता रहता है। और कितनी बार ये जेनेटिक स्ट्रक्चर, अभी भी देखिए कम से कम 85 बार इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लेकिन कुछ जेनेटिक स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो ज्यादा नुकसान करते हैं। जैसे पहले इसका अल्फा रूप आया, बीटा रूप आया, डेल्टा आया, डेल्टा प्लस आया, ओमिक्रॉन आया, तो अब ये है कि आगे कौन सा रूप आएगा और वो कितना ज्यादा जो है हमारे लिए, या तो उसकी इन्फेक्टिविटी ज्यादा होगी या लीथल ज्यादा होगा, ये कहना बहुत मुश्किल है। जहां तक नाम का सवाल है तो ये विश्व स्वास्थ्य संगठन जो संस्था है वो इसकी नामांकन करती है, तो आगे कौन सा इसका रूप आएगा, वो वायरस जो वेरिएंट है वो कितना हमारे लिए कंसर्न होगा या कितना ज्यादा इन्फेक्टिविटी करेगा, वो समय ही बताएगा। अभी किसी के पास इसका जवाब नहीं। जी, दिल्ली से अनिल जी का सवाल सुनते हैं अब। अनिल जी, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहते हैं? हाँ नमस्ते सिद्धार्थ सर। नमस्ते सर, मैं नवीन बात कर रहा हूँ। और डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। जी जी नमस्कार। हाँ सर, मेरा पहले तो ये सवाल है कि जैसे ये कहा जाता है कि बहुत भीड़ भाड़ में जाने से बचो। हाँ जी। और अगर जाते हो तो मास्क लगाओ। तो अब मेरा सवाल है कि जैसे स्कूल में क्लासरूम में जब क्लास लेते हैं उस समय मान लीजिए कि कम से कम 50 से लेके 60, 70, 80 बच्चे तक होते हैं क्लासरूम में जी। वहाँ पे हमें कौन सा मास्क यूज करना चाहिए, पहली बात ये है। और दूसरी बात जैसे अभी आप कह रहे थे कि भाई बच्चों को मिलने जुलने ना दिया जाए या एक साथ इकट्ठा न होने दिया जाए। फिर एक क्लासरूम में 60, 70, 80 बच्चे आते 90, 95 बच्चे बैठते हैं जी। तो उसके लिए क्या हो सकता है, इसके बारे में अगर कुछ हो तो बताइए। धन्यवाद। डॉक्टर वाशनी। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है कि काफी हद तक तो लोगों ने स्पेसिंग करी, तो आपकी बात ठीक है कि जब नॉर्मल समय था तो बच्चे ज्यादा बैठे हैं, तो आजकल उन्होंने फिर जैसे जब ये चला तो स्पेयरिंग करी है। वो छोटे छोटे क्लासेज लेने लगे हैं या 2 शिफ्ट में क्लासेज लेने लगे हैं या अल्टरनेट ले रहे हैं, कुछ बच्चों की एक दिन लेने लगे, कुछ की दूसरे दिन लेने लगे। दूसरे जैसे मैं फिर भी कहूंगा कि दूरी से भी ज्यादा जरूरी है मास्क, क्योंकि ये जितनी भी साइंटिफिक स्टडी में ये देखा गया कि अगर 2 व्यक्ति वो आप मास्क ढंग का पहने हुए हैं और वो उससे इन्फेक्शन का रेट उनका 2% से कम रह जाता है, और अगर वो मास्क नहीं पहने हुए हैं तो वो इन्फेक्शन 90% से ज्यादा हो जाता है। तो मास्क सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जहां तक आपने कहा कौन सा मास्क, तो नेचुरली हम सभी जानते हैं कि जो N95 मास्क है वो सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, क्योंकि वो जो 0.3 माइक्रोन से नीचे के पार्टिकल हैं उसकी रोकने की क्षमता 95% उनकी होती है। जो अदर वो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, तो फिर सर्जिकल मास्क है। अगर हम 2 सर्जिकल मास्क पहन लें तो वो भी हमारे को काफी हद तक 70% के करीब हमारा बचाव करते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो फिर कॉटन के मास्क भी पहने जा सकते हैं जो कि ट्रिपल लेयर हो, और वो 2 मास्क पहने जा सकते हैं, तो वो भी कुछ हद तक बचाव करते हैं। तो ये उपलब्धता के ऊपर होता है, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सबसे अच्छा मास्क N95 होता है। जी। उत्तर प्रदेश का बलरामपुर और वहां से रिंकी तिवारी जी। रिंकी जी, स्वागत है आपका। स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी नमस्ते। जी नमस्कार। और आपके साथ उन्हें भी नमस्ते। जी नमस्कार। जी सर, बिल्कुल। सर मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम हमेशा सुनते आए, अभी चाहे समाचार हो कहीं भी हो,
हमने ये सुना कि क्या नाम से जो कोवैक्सीन है उसे जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसे तो मान्यता दे दी, पर कोविशील्ड को आखिर कोई क्यों नहीं देता? क्या इसमें उतनी इम्यूनिटी नहीं कोवैक्सीन की तरह या फिर अन्य कारण है? धन्यवाद। डॉक्टर वार्ष्णेय, देखिए जो मान्यता होती है इसकी एक पीछे जो है अपने डाटा होते हैं और एक लंबी प्रोसेस चलती रहती है। और लेकिन जितनी भी वैक्सीन आई हैं वो सारी की सारी जो है वो लंबे साइंटिफिक जो एक तरीका होता है उसकी तरीके से उन पर स्टडी की गई है और उसमें ये देखा गया कि वो इम्यूनिटी सफिशिएंट पैदा करती है और उससे सुरक्षित भी है। और जितनी वैक्सीन आई देखिए वो 70% से लेकर 90% तक इफेक्टिव पाई गई और साधारणतः उनके कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं पाए गए हैं। तो जो भी वैक्सीन हर देश में अलग अलग वैक्सीन आई हैं उपलब्ध हैं और ज्यादातर वैक्सीन 70 से 90% के बीच में प्रभावी हैं और काफी हद तक सुरक्षित हैं। और जितना हमारा वैक्सीन लगने के बाद का अनुभव है, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो 170 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डोज लग चुकी है और इससे किसी तरीके का कोई नुकसान अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ और पूरे वर्ल्ड में भी कई सौ करोड़ वैक्सीन लग गई है और कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं नोटिस हुए। तो इसलिए जो भी वैक्सीन उपलब्ध है जहां पे है वो लगवा लें और उसका जो तरीका साइंटिस्ट बताते हैं या जो सरकारें निश्चित करती हैं उस डोज में और उतनी देर की मात्र उतने अंतर के हिसाब से वो आपको लगवानी है। तो इसमें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है और जो चीज उपलब्ध है उसका उपयोग करें। जी, ये जानकारी आपको अपने पास रखना है कि आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अपने शेड्यूल के हिसाब से जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से जाइए, वैक्सीन लगवाइए, कोवैक्सीन लगवाइए, कोविशील्ड लगवाइए, लेकिन हाँ, वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा डॉक्टर साहब ने जितनी भी सावधानियां बरतने को कही हैं, जितने भी प्रिकॉशंस आपको लेने को कहे हैं, उन प्रिकॉशंस को आपको लगातार लेते रहना चाहिए। डॉक्टर वार्ष्णेय, कार्यक्रम के अंत में एक सवाल और है, वो बहुत देर से मैं जानना चाहता था। क्या आपकी प्रैक्टिस के दौरान कोई ऐसे भी केसेस आए हैं कि कोरोना का असर आंखों की रोशनी पर भी पड़ा हो, या कोई ऐसे रिसर्च पेपर हैं जिससे यहाँ पे ये भी लगा हो कि भाई कोरोना की वजह से आंखों की रोशनी कम हो गई है या कुछ और भी असर पड़ा है? हाँ, कुछ रिपोर्टें शुरू में आई थी कि जिसमें सुनने में भी असर आया है या आंखों की रोशनी पे भी असर आया, परंतु मेजर इसका असर नहीं देखा गया कि ये प्रभाव मुख्य रूप से इसको प्रभावी करते। कुछ लोगों में जरूर रेटिनल में चेंजेज आए हैं वायरस की वजह से, लेकिन वो बहुत मामूली। जी, यानी कुछ चेंजेस आपके आंखों की रोशनी पर भी आए हैं और आपकी आंखों की रोशनी को भी अफेक्ट वो कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव है। एक बार फिर बहुत ही संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि एक बार और हमारे श्रोताओं को बता दीजिए कि क्या कुछ सावधानियां ऐसी बरतनी है कि चौथी वेव ना आए। हाँ, बिल्कुल। देखिए, चौथी वेव नहीं आए इसके लिए जो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि हम अपना इम्यूनाइजेशन अगर पॉसिबल है तो जल्दी जल्दी कराते जाएं। सरकारें इसमें लगातार जो है जोर दे रही हैं और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जब तक अपनाते रहे जब तक कि ये बीमारी हमारे बीच से दूर नहीं हो जाती। तो ये हमारा जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा हर नागरिक का, और अगर हर नागरिक जागरूक रहेगा तो शायद हम चौथी वेव को रोक सकें। डॉक्टर वार्ष्णेय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से जागरूक करने के लिए। जी, धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में श्रोताओं बस इतना ही। कल एक कार्यक्रम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कल ठीक 9:30 पर फोन उठाइए। प्रश्न आपके पास जो भी हमसे पूछिए और फोन नंबर होगा 23421764। आज के इस अंक में बस इतना ही। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।